अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी के हाथ ऐसा कौन सा राज, ऐसा कौन सा सीक्रेट, ऐसा कौन सा सबूत उनके हाथ लग गया है जिसकी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि अब उनके पास ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब है जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन बम राहुल गांधी के हाथ में है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं, और ऐसा क्या उनके हाथ लगा है जो भारत की राजनीति को बदलने वाला है? क्या राहुल गांधी के पास कोई बहुत टॉप सीक्रेट है? तो कब ये टॉप सीक्रेट या हाइड्रोजन बॉम्ब सामने आएगा, और राहुल गांधी के इस तरह के बयान के तात्पर्य क्या है? देश भर में उन्होंने एक राजनीतिक जिज्ञासा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी को टेंशन भी दे रखी है। तो राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट और उसके बाद की उत्तर प्रदेश की आप राजनीति को देखें तो यहां पर बिहार के SIR के बाद उत्तर प्रदेश में इन दिनों बूथ पर सभी राजनीतिक दल बड़ी जबरदस्त तैयारी में लग गए हैं। वोट कटने के भय से सबने अपने अपने बूथों पर जबरदस्त मैनेजमेंट शुरू किए हैं, जिसे आज मैं डिबेट में बताऊंगा। तो आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। मोदी जी निकल गए उत्तराखंड, राहुल अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये हाई वोल्टेज टकराव के कारण क्या है, आज विस्तृत चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति लगभग एक ही धारा में चलती है। रायबरेली के सांसद, कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी लगातार एक स्टेटमेंट रायबरेली से दे रहे हैं। कल भी वो बोले थे, आज फिर बोले। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, थोड़ा वक्त दीजिए, जब सामने आएगा सब कुछ साफ हो जाएगा, तो थोड़ा वक्त दीजिए। राहुल गांधी का यह बयान चौथी बार आया है। इसके पहले वो एटम बॉम्ब की बात करते थे, जो इसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के मुद्दे को एक बड़े अभियान, एक आंदोलन में तब्दील किया। अब जब वोट चोरी की बात चली रही है और धीरे धीरे हम बिहार के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी ने रायबरेली की धरती से 2 दिन लगातार ये स्टेटमेंट देकर सबको चौंका दिया कि उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, यानी कुछ ऐसे सबूत हैं उनके पास जो भारतीय राजनीति की पूरी रूपरेखा को बदल देंगे। तो राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से सबूत हाथ लग गए हैं? वो क्या है जिसके कारण वो लगातार सत्ता पक्ष को तनाव दे रहे हैं, चुनाव आयोग को भी उलझन में डाल रहे हैं, और पूरी मीडिया इस को एनालिसिस करने में लगी है कि इनके पास है क्या? तो क्या है राहुल गांधी के पास? बहनों भाइयों, जो कुछ भी है वो वोट चोरी के मुद्दे से ही जुड़े हुए कुछ और सबूतों के साथ राहुल गांधी सामने आने वाले हैं। ये एक राजनीति में विपक्ष का एक और बड़ा हमला होगा दिल्ली की मोदी सरकार पर, चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। दूसरा मेरा विषय है आज का कि जब से बिहार में SIR शुरू हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीजेपी, अन्य छोटे दल, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस पार्टी, इन सब ने बूथ लेवल पर अपने अपनी टीमों का गठन शुरू किया है, जो ये काम देखेंगे कि किसका वोट था, किसका वोट अपडेट हो रहा है और किसका कटा। कटा तो क्यों कटा? कोई बूथ रक्षक बना रहा है, कोई वोट रक्षक बना रहा है, कोई न्याय योद्धा बना रहा है, और ये सब कुछ चल रहा है बिहार से सबक लेने के बाद। तो आज PM मोदी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में थे, तो क्या चल रहा है इस हाई प्रोफाइल टकराव के पीछे, आज इस विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले आप कुछ बयान सुन लें। आपको भी याद होगा, लगातार ये मांग करते रहे कि साफ सुथरी मतदाता सूची हो, त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची हो, और त्रुटिपूर्ण और साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने का काम जब कर रहा है तब उसका विरोध करते हैं। अब तो विपक्ष के काम हो गया कि जो भी काम सरकार करे, जो भी काम संवैधानिक संस्थाएं करें, जो भी काम चुनाव आयोग करें, उसका इन्हें विरोध करना है। पूरी तरीके से भाजपा के लोग बौखला गए हैं, पगला गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल जी ने बात उठाई है वोट चोरी की, कि वोट चोरी करके सब चुनाव जीत रहे हैं, सरकारें गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है, तो ये बौखला गई है पूरी भाजपा, पागल हो गए ये लोग। और वो निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा पूरी भाजपा की ताबूत का आखिरी कील होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से जनता की नज़र से उतर गई। उनके आने जाने से क्या फर्क पड़ रहा?
किसी आम नागरिक का कोई लाभ तो हुआ नहीं। तो इसलिए अब कितना भी आए जाएं, अब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए के आगे मोदी जी की दाल गलने वाली नहीं है। और ये चुनाव नजदीक आ रहा, इसलिए आ रहे हैं ये लोग, और चुनाव खत्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं, और आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रियाज मेरे साथ मौजूद हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के। और जाने माने पत्रकार देवकी नंदन मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। बहुत दिन के बाद आज ओपी सिंह दिखाई पड़े हैं टीवी पे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आज उनके पास चलेंगे। लेकिन मसला आज राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब से जुड़ा हुआ है। तो पहली प्रतिक्रिया और पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे से, क्या है राहुल गांधी के पास ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब जिसका वो बार बार थ्रेट दे रहे हैं कि विस्फोट कर दूंगा? अगर है तो पब्लिक डोमेन में लाइए, ये माहौल क्यों बना रहे हैं? ब्रजेश जी, माहौल बनाने में तो मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं। याद है 2015 में बिहार में मंच से कितना कर दूं, 15 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, माहौल तो वो बनाते हैं। राहुल गांधी जी जो कहते हैं उसका नतीजा आता है और देश उसको देखता है। जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब जीएसटी का कैप आपको 18% करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश का एमएसएमई, इस देश का मध्यम वर्ग और कमज़ोर होगा और गरीब होगा। आज 8-9 सालों बाद जब गरीब जनता का खून मोदी जी की सरकार ने चूस लिया, तब जाके उन्होंने अब आके उसका ढिढोरा पीट रहे हैं, कर दिया जी, दिवाली मनाओ जी, कर दिया जी। पिछली साल 22 लाख करोड़ मध्यम वर्ग का वसूला है मोदी जी की सरकार ने, जो कहते थे सर हाइड्रोजन बॉम्ब बताओ। उसी पर आ रहा हूं, मैं भी भूमिका बना रहा हूं ब्रजेश जी, आ रहा हूं। ओपी सिंह को मजा आ रहा है। उसी पर मैं आ रहा हूं। राहुल गांधी जी ने कोविड के बारे में कहा सुनामी आएगी, वो आई थी। अब राहुल जी ने कहा है कि जो हाइड्रोजन बम आएगा, जो पक्के सबूत होंगे चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा के लोगों के सांठ गांठ का, वो हाइड्रोजन बम फूटेगा और बहुत जल्दी फूटेगा। वो बनारस का है, वो हरियाणा का है, वो बिहार का है, वो हाइड्रोजन बम फूटेगा और वो पक्के सबूत हैं। ये समझ पहला नाम कहां का लिया? राहुल गांधी जी पहला नाम कहां का लिया? वो बनारस का हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो, या पूरे देश में जो षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, वो जो चोरी है वो खुलेगी। एक और लास्ट बात कह दूं, देखिए पिछली बार जो हम लोग डिबेट कर रहे थे, तो वो क्या नाम है उनका, ज्ञान, वो जो मोदी जी वाले हैं, मोदी आयोग के चेयरमैन, वो क्या कह रहे थे? उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए। वो कह रहे थे बहन बेटियों की सीसीटीवी क्या मैं सार्वजनिक कर दूं? और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब वही बहन बेटियां वोट कर रही थी तो सब उसकी क्लिपिंग और वायरल कर रहे थे। अब बुलाइए ना उस ज्ञानू को, सॉरी क्या नाम है, ज्ञान, बुलाइए ना उनको, संस्था पर अब आए और वो बताए कि तब वो आप इतना सरकार का तरीके से एजेंट बनकर तब वो सरकार की भाषा बोल रहे थे कि नहीं। आज देश के सामने स्पष्ट पांडे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वही सीसीटीवी तो राहुल गांधी जी मांग रहे थे। इंटरैक्टिव डिबेट करते हैं आप, कड़ी से कड़ी बात भी जी सहजता के साथ आसान शब्दों में ज्यादा बेहतर कह सकते हैं, बजाय खींच के किसी को अपमानित करने का प्रयास करने की, जो आप अभी कर रहे थे। अब सवाल नंबर 1, बीजेपी से ही सीखा है, करना पड़ता है। तो मतलब उनके जैसा बनना चाहते हो? समाचरित, कभी मतलब कांग्रेस पार्टी बीजेपी बनना चाहती है? नहीं, हम सनातन धर्म के सनातन धर्म से सूत्र लेकर साम दाम दंड भेद, या मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेसी सनातनी हो रहे हैं जी। ये सुनकर मुझे काफी तसल्ली मिली कि कांग्रेसी अब सनातनी हो गए। सवाल नंबर 1 कि पहले राहुल गांधी ने कहा था जी, इतना खिसियाए क्यों? सनातनी पर मुझे सनातनी पर गिरिराज किशोर याद आ गए, वो जो झटका और वो छाती ठोक के कहा कि सनातनी सूत्र लेता हूं। इसके पहले कभी किसी ने इस देश को, मैं कांग्रेसियों को ही कहते सुना, राजीव रियाज ने भी नहीं सुना होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं।
क्या आज नहीं सुना कांग्रेसी सनातनी के गर्व महसूस करते हैं, यही क्यों? बीजेपी का राहुल अचीवमेंट गांधी है। जी ने कहा नहीं कि मैं जनेऊधारी अच्छा, ब्राह्मण पहला हूं। सवाल की वो सनातन एटम नहीं बम है की क्या? बात कही थी राहुल इंदिरा गांधी गांधी जी रुद्राक्ष का माला पहनकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हर साल जाती थी, कुंभ के हर मेले में आती इतनी थी। होड़ पंडित मची है जवाहरलाल सनातनी नेहरू होने ने की। कुंभ की शुरुआत करी, वो सनातन नहीं था ब्रजेश जी? थैंक यू पंडित जी, ये शुक्रिया। ठेकेदार हैं क्या आप भाजपा सवाल वाले लेना नहीं सनातन चाहते के? हैं, नहीं, और नहीं, आप आप सनातनी बनने पर आपका ज्यादा नहीं, जोर नहीं। रहा। हम ठीक जो हैं वही है, हमें कुछ बनना नहीं है जी। सबूत है तो सामने रख दो ना। इसके पहले तो कहा था कि एटम बम है, तो हाँ। क्या कर लिया एटम बम ने, जो हाइड्रोजन बम की। और मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश सिंह को धमकी मत दो, अगर है तो दिखा दो। हाँ बिल्कुल। एक और तो धमकियों से ओम देखिए, प्रकाश जी डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, कितने सबूत चाहिए ब्रजेश जी? क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी और इंडिया से ये कहा जा रहा है सबूत है तो दो? मानते कहां हैं आप? उन्होंने कहा ये लोग मर गए हैं, राहुल गांधी जी उनके साथ चाय पी रहे हैं, आप उसको सबूत नहीं मान रहे हो। ये किसकी कमी है? आपके ही चैनल पर मैंने देखा था, मिल्कीपुर के चुनाव में पिछली बार भी कहा कि एक बुजुर्ग कह रहा हमने 11 वोट डाले, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने कार्रवाई? किसका वो कठपुतली बन के बैठा हुआ? चंडीगढ़ में हम सबने देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट Thank को you, आदेश धन्यवाद करना सर। पड़ा, पानीपत सेकंड में हम राउंड में लोगों आपकी ने बाकी देखा opinion को कितने, सम्मिलित और करूंगा। राहुल गांधी जी ने ये ओम महादेव पूरा Thank you, बंगला पंडित जी। बंगा क्या नाम उत्तरी। पहला राउंड है, धन्यवाद आपका। मैं ओम प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इतना डरे डरे आजकल क्यों बैठे रह रहे हैं आप लोग की? राहुल गांधी का नाम सुनते ही आजकल आप लोग की सीटी चढ़ जा रही है। जी ब्रजेश जी, वैसे तो राजनीति में एटम बम और हाइड्रोजन बम का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन राहुल जी जब से राजनीति में आए हैं कुछ न कुछ फोड़ते रहते हैं। और उन्होंने ऐसा फोड़ा कि अपनी पार्टी को ही फोड़ के तहस नहस कर डाला। और आप याद करिए कि विरासत में उनको जितना प्रदेश की सरकार मिली थी और जो जितनी कांग्रेस मजबूत थी, फोड़ते फोड़ते क्या कांग्रेस उस स्थान पर। एक कांग्रेसी नेता एक दिन डिबेट में कह रहे थे कि अभी तो राहुल गांधी जी एटम बम फोड़ चुके हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, और आप देखिएगा जब वो परमाणु बम फोड़ेंगे तब भाजपा को पता चलेगी। खैर, नई देश की जनता उनके इन बयानों को बड़ी गंभीरता से लेती है, खुद उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। आप बताइए ये क्या है एटम बम, हाइड्रोजन बम? और अभी कुछ दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब हाइड्रोजन बम फोड़ लेंगे, खुश हो जाएगा, तो कहेंगे हम परमाणु बम फोड़ेंगे। कहीं तो बम फोड़ रहे हो यार? अरे सीधे सीधे राजनीति में जनादेश का आप ये देखिए ना ब्रजेश जी, ये सीधी सीधी बात देश की जनता के समझ में आ रही है। आप अपनी नाकामी, आप अपनी हार, आप अपनी जो है सारी कमी को किस पर फोड़ रहे हो? जनादेश मोदी जी के पार्टी को मिला, उत्तर प्रदेश में योगी जी को मिला, 37 साल का रिकॉर्ड यहाँ यही तो कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं है, ये नकली जनादेश है, वोट चोरी है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर वोट चोरी न होती तो 78 साल में 58 साल इनकी सरकार कैसे चलती? और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में, तेलंगाना में, इन प्रदेशों में इनकी सरकार वोट चोरी से। दरअसल में वो कहना नहीं चाहता, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। सबसे पहले वोट चोरी की। आप इतना टेंशन में क्यों है? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आप इतना तनाव में क्यों हैं? सुन लीजिए, 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। जानते हैं इस देश की आजादी के बाद वोट चोरी की जो है पहली याचिका कब दाखिल हुई? 1952 में। और किसने दाखिल किया? बाबा साहब अंबेडकर ने। 18 सर मुझे बताओ, जब आप कह रहे हो कि राहुल गांधी के पास कुछ है, कोई बॉम्ब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो आप नाहक हलकान हो रहे हो। आप इत्मीनान से बैठो, आप क्यों टेंशन लेते हो फिर? नहीं, हम कहां टेंशन ले रहे हैं? टेंशन छटपटाहट तो उनको हो रही है जो 2004 से 2025 तक बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 3 से संख्या टांक नहीं पाए, 3 से ऊपर लोकसभा सदस्य नहीं हुए। और मालूम है इनके विधायकों की संख्या कितनी रही है? हाईएस्ट 9। तो जो 3 और 9 की गिनती में चल रहा है, अगर वो धमकी दे रहा है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे और अभी से पेशबंदी कर रहा है कि वोट की चोरी, धन्यवाद। चुनाव आयोग ने ओपी सिंह जी, जब थैंक यू। आपको बुलाया
जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रियाज को आमंत्रित करता हूं। राजीव जी, आपका स्वागत। मैंने खबर पढ़ी कि आपकी पार्टी ने बिहार के चुनाव के SIR की प्रक्रिया से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में आप वोट रक्षक नियुक्त कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, अब वो रक्षक तो नियुक्त करना होगा, क्योंकि जिस तरह से डकैती चल रही है वोटों की, साम दाम दंड भेद से चुनाव जीते जा रहे हैं। और दरअसल देश को जिस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, कि आज 1% लोगों के पास 40% जो है यहाँ का असेट है। यहाँ की संपत्ति 40% संपत्ति 1% लोगों के पास चली गई है। इतनी असमानता पैदा हो गई है कि एक गार्ड की तनख्वाह 14,000 है, और दिल्ली में किसी छोटे से स्कूल में जाइए, प्ले स्कूल में, उसकी महीने की जो है फीस है 10,000 से 15,000 रुपए। तो ये जो असमानता, ये सरकार, उसके पूर्ववर्ती जो सरकारें हैं, उन्होंने जो यहाँ पे पैदा किया है, तो लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। और मैं तो डर रहा हूं कि कहीं ये यहाँ की जनता ना विद्रोह कर दे। जिस तरह से नेपाल में आप देख रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं लोग, इस देश की जनता विद्रोह पर नामादा हो जाए। मैंने वोट रक्षक पे बात की है। आपको क्या डाउट है कि बिहार का जो SIR है उससे सबक लेके आप वोट रक्षा करना चाहते हो, या फिर आपका इसके पीछे कोई और एजेंडा है? नहीं, एजेंडा क्या हो सकता है? वोटों पे जो गड़बड़ी करने का बहुत पुराना सिलसिला है इस पार्टी का, कोई नया मामला नहीं है। पहले तो बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, अब नए नए तरीके ये लोग इजाद कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये सब जो है जनता का विश्वास खो चुके हैं। ये तमाम पार्टियों की बातें मैं आपको ब्रजेश भाई बता दूं कि नगीना से एक जो है, नगीना की महान मिट्टी ने एक ऐसे सपूत को वहां से सूरज का उदय हुआ है, जिसकी उष्मा, जिसका प्रकाश पूरा भारत महसूस कर रहा है। और कहीं कोई जुल्म ज्यादती होती है तो वहां की जनता के जहन में एक नाम, एक चेहरा उभर कर आता है, वो भाई चंद्रशेखर आजाद साहब। आपको भी डाउट है कि वोट चोरी हो रहे हैं? यकीनन जिस तरह से कई चुनाव जो है वो जो है हमने देखा है, अपनी आंखों के सामने हमने देखा है डकैती होते हुए। पूरे के पूरे गांव को वोट नहीं देने दिया जाता था एक जमाने में। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। मैं जमाने की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी, आप पास्ट में तुरंत चले जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आजकल इन दिनों क्या वोट चोरी हो रही है? यकीनन हो रही है, बिल्कुल हो रही, इसमें कोई तो बताइए मुझे कि अगर वोट चोरी हो रही थी तो 2024 में नगीना से इतने अच्छे मार्जिन के साथ आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी चुनाव कैसे जीत गए? जी, वहां से तो वो 3 लाख वोटों से जीत रहे थे। तो ये जो टेक्निक इनकी सेटिंग है मशीन की, वो इस तरह से नहीं कर पाए कि जो है वो 1.5 लाख भी रोक पाए। और बनारस में प्रधानमंत्री जी हार रहे थे, बनारस से प्रधानमंत्री जी हार रहे थे, वहां उनको किसी तरह जिताया गया। इस तरह से बहुत सारे, मेरठ की सीट में आपको बता दूं कि वहां से अरुण गोविल। अच्छा, एक बात बताओ, अगर चोरी ही करना होता तो बनारस से 5 लाख वोट से जीतते, ये क्यों 1.25 लाख 1,50,000 वोट से जीतते? वो तो आधे रास्ते काउंटिंग हो गई थी। अब आप वहां के जाके सर्वे कर लीजिए मेरठ में कि अरुण गोविल जी की क्या स्थिति। वो तो छोड़ के भाग गए थे बंबई, वो बंबई चले गए थे, वो अपनी हार मान लिए थे। तो उनको तो बाद में बुलाया गया, भाई नहीं आप जीत गए, आइए आप सांसद बन गए हैं, हम राम को हारने नहीं देंगे। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। फराज जी, ये कौन सा हाइड्रोजन बम लिए राहुल गांधी घूम रहे हैं? आप तो उनके खास पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको कुछ शेयर किया कि ये किस तरह का बॉम्ब है? ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कोई नुकसान हो उससे? फटेगा तो पहचानता थोड़ी है कि किसको। ब्रजेश जी, एक सबसे पहले आपसे एक मैं शिकायत कर दूं। कौन सी वाली? मतलब अब तक के भारतीय जनता पार्टी ये ठेकेदारी करती थी कि ये सनातनी है, सनातनी के हम ठेकेदार हैं, हम हिंदू भाइयों के नंबरदार हैं। आज आप भी ये कांग्रेस के हमारे साथी से पूछ रहे हैं कि अब कांग्रेस भी सनातनी होने की बात करने लगी। तो तुलसीदास जी ने कहा, पे एतराज है या कांग्रेस पर एतराज? नहीं, आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन आपने जो ये कांग्रेस से सवाल पूछा उस पर मुझे एतराज मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जवाब क्या दिया? उस पर एतराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब सुनिए, आप देखिए, मतलब जो मर्डर करे उस पे चार्ज नहीं बनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, 120 भी का मैं मुलजिम। अरे सर, आप सुनिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा, क्योंकि आपने सनातन से शुरू किया तो थोड़ा सा मुझे उससे बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रामराज की बात करती है। मोदी जी कहते हैं कि हम रामराज देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा था? रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई।
इसका मतलब अब आप तो इतने विद्वान हैं, आपको पता ही होगा। तो क्या जो तसव्वुर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामराज का दिया था, आज वैसा कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। शिशु मृत्यु दर में तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। किसानों की आत्महत्या में तो रोज की रोज कहीं ना कहीं आत्महत्या हो रही है। खैर, अब आ जाते हैं हम सब्जेक्ट पर। अभी आपने कहा, कुछ डर की बात करी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से, हमारी ओपोजिशन पार्टीज के बारे में। मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई डरपोक है ही नहीं। अब पूछिए ऐसा क्यों? आज सुबह जैसे ही मैंने सोशल मीडिया खोला, फेसबुक खोला, देखा हमारे बाराबंकी के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं मोहम्मद मोहसिन साहब, उनके घर पे कम से कम 15 पुलिस वाले बैठे हुए। तो हमने फ़ोन किया, हमने कहा भाई कि कौन सा तुम गुनाह कर दिए? बोले कुछ नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान की, तो मुझे नज़रबंद कर लिया गया है। तो मैंने कहा बधाई हो आपको, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की आज़ादी के मतवालों ने, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पुलिसी अत्याचार हुए थे। तो आज विपक्ष के लोगों के ऊपर हो रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, फिर दूसरी खबर आई, मैंने देखा। आपको अचरज किस बात का था? कितने तो मोहल्ले में मोहसिन साहब के पास वोट भी नहीं होंगे जितनी पुलिस आ गई। कांग्रेस जीती है वहां बाराबंकी से। नहीं, मोहल्ले की बात की। पूरे मालूम है, तंदूर पुनिया वहां का। हाँ, पूरे जिले से कांग्रेस जीती है, जाहिर सी बात है, वो लोकसभा सीटें। खैर, अब देखिए आज प्रॉब्लम क्या है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो जब जब प्रधानमंत्री जी को यह डर लगता है कि वोट चोरी से वो नहीं जीत पाएंगे, वोट चोरी का तो पूरा खुला नमूना आपने देखा ही था चंडीगढ़ में क्या हुआ था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। किया क्या था सुप्रीम कोर्ट ने? कुछ तो नहीं किया था उसमें। अरे इससे बड़ी क्या टिप्पणी कोई होगी? टिप्पणी है सर, इस सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी कोई टिप्पणी होगी कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? ये भारत ये उसी तरह की टिप्पणी जो उमाशंकर पांडे ने कहा, कांग्रेस पार्टी सनातन से सूत्र लेती है। अब मैं आगे बोलूं? कांग्रेस से आप बाद में सवाल कर लीजिएगा, मेरा टाइम है, तो कांग्रेस को मत दीजिए प्लीज। तो आज क्या हो रहा है ब्रजेश जी, के प्रधानमंत्री जी को ये अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ है। आपको मैं एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं कि बलिया में एक सरकारी अस्पताल में एक जो मरीज है उसका इलाज हो रहा था टॉर्च की रोशनी से। इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मतलब हुए। एक, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, और दूसरा जो मेडिकल फैसिलिटीज है उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं, बस 20 सेकंड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अरे समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर पर निगरानी शुरू कर दी है कि मतदाता सूची की हर संशोधित प्रति की जांच करेगी आपकी कमेटी। आपको किस बात का डाउट है जो आप बूथ स्तर पर कमेटियां बना रहे हो? जब हम लोग बहुत छोटे थे तो अपने गांव कभी जाते थे तो अक्सर एक आवाज आती थी, जागते रहो। एक 20-25 लोग टोली बना करके पूरे गांव में घूमते थे और जागते रहो कह करके चोरों को डराते थे कि ताकि कहीं किसी के घर में चोरी ना हो, कहीं डाका ना हो। तो वही जागते रहो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रही है कि ये जो वोट चोर हैं, ये जो चंदा चोर हैं, ये कभी भी भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर ये लोग डाका डाल सकते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की लड़ाई है, उस पीडीए की लड़ाई से, उस पीडीए के आंदोलन से इतना डर गए हैं। 2024 में अगर वोट चोरी हुई थी, समाजवादी पार्टी के जन्म के इतिहास काल से अब तक सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा आपके जीत कर आए हैं, तो अगर वोट चोरी हुई होती तो आप इतनी सीटें कैसे जीत के आते? ब्रिजेश जी, अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में आज नेता विपक्ष होते, और हो सकता है आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री होते अगर वोट चोरी ना हुई होती तो। अच्छा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लड़े थे सर, पता है? कम से कम हम 70 सीटें जीतते। 63 पे लड़े हो, 70 जीतोगे। हम इंडिया गठबंधन की बात, थैंक यू सर, धन्यवाद। गठबंधन की बात, 63 लड़ने वाले 70 जीत इंडिया रहे हैं। गठबंधन की बात कर रहे हैं, 70 सीटें हम जीतते इंडिया। बहुत शुक्रिया। देखो ओम प्रकाश सिंह तनाव में, थोड़ा रुक जाओ। ऑलराइट, अनिल दुबे को आमंत्रित किया जाए, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं। दुबे जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। ये राहुल गांधी के पास ऐसा क्या हाथ लग गया जिससे आप लोग को लेकर, आप लोगों को वो इतना डरवा रहे हैं? नहीं, हम लोगों को क्या डरा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है तो फोड़ है। अगर उनके पास कोई जानकारी है, चोट लग जाएगी, संभाल के। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो देश की जनता के सामने लावें। और ये तो विपक्ष का में इस तरह की चीज़ें उठती रहती हैं कि हमारे पास ये बम है, एटम बम है, सारी चीज़ें हैं, तो वो उनका अधिकार है, उनको जो भी करना हो। यहाँ कोई उस बम से हमारे गठबंधन पर, हमारे उस पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जो भी फोड़े, हम लोग तो जनता के बीच में हैं। हमारी पार्टी अपने
संगठन को मजबूत करने के लिए अपने सदस्यता अभियान को चलाने का काम कर रही है। पंजाब में बाढ़ आई है, बाढ़ पीड़ितों के लिए काम कर रही है और अपने संगठन को सदस्यता अभियान के बाद अपने संगठन को और बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। हम अपने उद्देश्यों वोट चोरी की बात सही है? नहीं, वोट चोरी की बात तो वहाँ हो रही है। जो भी बात वो कर रहे हैं, उन्होंने जो कहीं कागज मांगे, कोई आधार कार्ड मांगा, जो भी नियम कानून है अगर वो देंगे तो वो बनेगा। मैं नहीं कहता अगर वोट चोरी है तो इतनी सीटें, आपने अभी सवाल उठाया कि अगर वोट चोरी हो रही होती तो इतनी सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग यहाँ जीते, तो ये वोट चोरी नहीं है। कहाँ से जीत गए? अगर वोट की चोरी कहाँ से हुई? तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो ये तो नहीं चलेगा कि भाई अगर आपको लगता है कि वैसे बीजेपी को ये कंप्लेंट करनी चाहिए कि जब से वो आरएलडी के साथ आई है बीजेपी के खुद के वोट चोरी हुए हैं। अब ये क्यों हंस रहे हैं आप देवकी नंदन जी? हम हंसे नहीं, इसमें कौन सी मैंने बात कह दी? विचारों को उन्हें कंप्लेंट करनी चाहिए। वो ये जो हुआ वो तो आप मुजफ्फरनगर हार गए, बागपत हार गए। बागपत तो चलो जीत गए। अब वो ब्रजेश जी आप कितना भी करो, वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे बीच का विषय है। वो यहाँ पे नहीं कितनी सीटें कौन जीता ये भाजपा जानती है कि किसके आप दो की दो जीत गए और बीजेपी की क्या हालत हुई। बीजेपी को कंप्लेंट करनी चाहिए कि जब से आरएलडी के साथ गए हमारे वोट चोरी हो गए। नहीं, अब ये आप अपना, आप ये आपका चैनल है, आप अपने यहाँ बैठ करके कोई भी सवाल करें, वो हमारे उनके बीच का विषय है। वो जानते हैं कि हमसे उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनसे हमें क्या फ़ायदा हुआ। ये आपका काम है लड़ाना, तो आप लड़ाते रहो, आप सवाल करते रहो। आप कितनी सीट पर लोकसभा लड़े थे? है? नहीं, हम जो लड़े थे हम जीते नहीं। क्या कितनी सीट पर लड़े थे? नहीं, हम 2 सीटें लड़े थे, दोनों जीते। और बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती है क्या आपको नहीं मालूम? पहले तो सब जीत के आए थे। नहीं, पहले जीत आपके चक्कर में क्या क्या दुर्दशा नहीं, जो बाकी जगह हारे उसके बारे में भी तो सवाल आप कर लो। वहां तो हमें नहीं सीट दे रखी थी ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हमने जो इनका झूठ प्रपंच था उसको रोका ही था, वरना और नुकसान होता। नहीं, हमने रोका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन को सफलता मिली, पश्चिमी उत्तर रोका, प्रदेश में हमारा उपयोग किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक पाए। खैर वो आपका हमारा विषय यहाँ पर क्यों नहीं है? नहीं, वो कोई विषय नहीं। ये सवाल तो हमसे भारतीय जनता पार्टी पूछ सकती है, आपसे क्या मतलब? क्यों न पूछूं? नहीं, आपसे कोई वकील ये कौन सी बात हो गई? बीजेपी के साथ कोई नाइंसाफी होगी तो मैं बोलूंगा नहीं। नाइंसाफी क्या उनका कोई सवाल आया है कि जो आप हमसे जबरदस्ती? तो वो नहीं कह पा रहे हैं, डर के मारे, संकोच में। आपको कहने क्या भाई ब्रजेश जी, हो सकता है हमने मैसेज किया होगी आपसे। कोई मैसेज हम भी अभी कोई मैसेज बीजेपी का तो वोट चोरी हुआ, ये बात आप भी पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। सुकून नहीं देखता हो तो इनका कहने का तात्पर्य मैं इनका सुख नहीं देख पा रहा। अरे सुख में तो हो, नहीं, लखनऊ में सत्ता में, आप तो दिल्ली में सत्ता में, आप ही का तो सुख है। नहीं, सुख काहे को है? हम तो अगर परेशान हो तो ओपी सिंह परेशान, हम तो जनमानस की हमारे नेता क्या जाएगा? अरे भाई हमारे नेता, हम लोग एक लाइन का बयान दोगे और कल को राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ होगा। अरे वो तो बहुत लोग बयान दे रहे हैं उनके चोरी तो आपको लौट फिर के राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता दिखाई पड़ते। जरा सवाल जहां हो वहां भी कर लिया करो, जिससे जो सवाल हो। अच्छा, इस डिबेट में बताओ किससे मैंने टफ सवाल नहीं? किस सवाल से आप बताओ? क्या नहीं पूछा? आप के सवाल करो। क्या भारतीय जनता पार्टी और हमने एक दूसरे पर सवाल उठाए? जिन सवालों को आप उठा रहे हो, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें नहीं मालूम है, पूर्वांचल की बुंदेलखंड की सीटें नहीं मालूम है। गुस्सा ना करो, कहां पे क्या है तो सही, क्रोध ना करो, सुन तो लो। की बात करोगे तो मैं सवाल उठाऊंगा, तो सुन तो लो। आप सुनने की क्षमता विकसित करो। हमारी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। कहां सुन जब आप जो है निष्पक्षता से अलग हटते हो तो मैं आप पे सवाल उठाता हूं। अच्छा बताओ, ये नगीना कैसे हार गए? नहीं, नगीना हार गए या नहीं हार गए यहाँ पे इस बात। अच्छा, कैराना कैसे हार गए? नहीं, क्या वो मुजफ्फरनगर जो कंप्लीट जाट बेल्ट है वो कैसे हार गए? आप जीतने वाले पे आओ ना। ये तो वो तो पहले से उनके पास थी, आपका कोई एहसान नहीं है। तो पहले से उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें थी? 63 थी। नहीं तो 63 थी, बाकी में का वो जो इधर पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में हार गए, वो भी राष्ट्रीय लोकदल को। वो किसने हरवाया? नहीं, वो कहां से हारे? तो इसका तो बताओ ना, जब इनलाइटन करो हम लोगों को। नहीं, आपको कि आप जैसे कई ऐसे सहयोगी थे जिन्होंने बीजेपी के वोट चोरी किए। नहीं, बीजेपी के वोट किसी ने कह दिया दुबे जी ने। सबको बीजेपी के लिए सब लोगों ने काम किया, बीजेपी के वोट को बढ़ाने अपने लिए काम किया। नहीं, हमने अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए भी काम कर रहे हैं।
एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे कंधा में बैठ मिला के आप गंगा जी पार कर गए। नहीं, हम गंगा जी पार कर गए, वो भी तो गंगा जी पार कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर के नाव चला रहे हैं। 35 आई दुबे जी। नहीं, वो आई ठीक है, जहां हमारा जितना उपयोग रहा वो हमने किया। Thank you, और धन्यवाद। ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल हमसे भाजपा कर सकती है, आपका विषय नहीं है। दुबे, अच्छा बताओ, मतलब मैं नहीं पूछ सकता। वो करनी हो, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा अब रुक ही जाओ, आज फैसला करा दो। हाँ, बताइए ओपी सिंह जी, क्या मैंने गलत सवाल पूछ लिया इनसे? ये बार बार कह रहे हैं आप पूछो, आप पूछो। नहीं, सवाल आप पूछ रहे हैं ब्रजेश जी, तो मैं कैसे कह दूं नहीं, कि क्या आप मैंने गलत पूछ रहे पूछ हैं? लिया जो इनको मिर्ची लग गई? ये तो आपका मौलिक आपका वोट अधिकार चोरी है, हुआ सभी तो मैं से आपके सवाल लिए इनसे पूछिए। लड़ा, तो ये मुझसे कह रहे हैं आप बीजेपी पूछे, मतलब कह रहे जिसके घर चोरी हुई है वो हमसे- कहे। आप क्यों कह रहे हो कि चोरी आप हुई है? हमसे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, दूसरे के सवाल मुझसे हाँ क्यों भरवा रहे हैं? चोरी हुई है कि नहीं आपके घर? नहीं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते। हम जनाधार हाय मतलब हुई है, हुई है। बोलिए देवकी नंदन जी कि क्या राहुल गांधी के हाथ ऐसा क्या लग गया? और बाद में कहे कि साहब इस वजह से वो असली कारण पर जाते ही नहीं। ओके, तो बताइए कि राहुल गांधी के पास ऐसा क्या हाइड्रोजन बम लग गया कि जिसकी वजह से वो पिछले 10 दिनों से लगातार माहौल बना रहे हैं। कल भी उन्होंने रायबरेली में और आज भी, और बड़ा एग्रेसिवली इसको कैंपेन की तरह वो चला रहे हैं कि उनके पास कुछ बहुत ज़बरदस्त क्रेडिबल एविडेंस हैं जिसे वो हाइड्रोजन बम का नाम दे रहे हैं। देखिए, जब कर्नाटक के बारे में उन्होंने जब ओपन किया था इस केस को, कर्नाटक की कौन सी सभा, महादेवापुरा विधानसभा के बारे में जब उन्होंने कहा था, जब उससे पहले वो कह रहे थे कि हम कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सारे दलों को ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है जी। इवन कि इलेक्शन कमीशन आज तक राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब नहीं दे पाया। इलेक्शन कमीशन को जबकि उसका देना चाहिए, उसका इंक्वायरी करानी चाहिए जी। ये 3 मैं किसी टेलीविजन पर ही देख रहा था कि 3 जो एक्स चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा कि एफिडेविट मांगने का तो कोई तुक ही नहीं है, ये मनमानी है इलेक्शन कमीशन की। और इलेक्शन कमीशन को अगर हम कोई बात उठा रहे हैं, कोई हम शिकायत कर रहे हैं, कोई बात को रख रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को उसकी जांच करानी ही चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसकी जांच अभी तक नहीं कराई, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने। ये अलग बात। आप देखिए, राहुल गांधी उसी पैटर्न पर कुछ न कुछ जरूर कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में कर रहे हैं, बनारस के बारे में कर रहे हैं, या कहाँ के बारे में कर रहे हैं, जी, कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। और जो भी वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से वो प्रफुल्लित होकर के जवाब देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ तो है, कुछ मजबूत हाथ लगे। महादेवापुरा की तरह ही कुछ मजबूत है। और तभी वो प्रफुल्लित होकर के, जैसे आज ही उन्होंने ANI का जब उन्होंने रिपोर्टर ने जब माइक लगाया तो राहुल गांधी ने कहा कि ANI तो हमारा ही नहीं, हो तो हमारी खबर ही नहीं चलाता। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर चलाना है तो ये चलाओ, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, बस 3 ही लाइन बोल करके वो चले गए। तो राहुल गांधी के पास कुछ तो है जिसको वो दिखाना चाहते हैं, और हम लोगों को राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे को अग्रेसिवली कैंपेन में तब्दील कर रहे हैं, पब्लिक में इसका कोई रिस्पॉन्स है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है? देखिए, बिहार में तो इसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। बिहार में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। उन्होंने जो यात्रा निकाली 16 दिनों की, उसमें इम्पैक्ट है। और बीजेपी इसको लेकर के परेशान है। बीजेपी का जो, आप सोचिए, बीजेपी किन किन बातों को लेकर के परेशान हो जाती है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव था, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मैक्सिमम सांसद थे वो एक होटल में ठहराए गए थे 3 दिन के लिए। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि सत्ता पार्टी के जो सांसद हैं, जिसके 100% चुनाव जीतने की संभावना है, उसके भी सांसदों को कहीं एक जगह बिठाना पड़ रहा है। ये भी तो हो सकता है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे भाई, तो फिर जीरो रिस्क किस बात, स्ट्रेटजी भी तो कह सकते हैं इसको। सर, किस बात की सत्ता हमारी? हम देश के प्रधानमंत्री, हमारी सत्ता है। अगर हमारे MP को किसी जगह छिपाना पड़ रहा है, किसी होटल में ठहराना पड़ रहा है, ये तो विपक्ष वाले कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ा। तो कुछ न कुछ तो बीजेपी राहुल गांधी को लेकर के परेशान है। आप देखिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में बात कर ली जाए, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तो कम हुई ना बनारस में।
आप 2024 के इलेक्शन को ले लीजिए, और राहुल गांधी की लोकप्रियता रायबरेली में बढ़ी, जबकि वो चुनाव हार गए थे बगल की सीट से, और उसी अमेठी सीट पर उनका एक मैनेजर चुनाव जीत जाता है और 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख चुनाव से बमुश्किल चुनाव जीतते हैं। तो ये चिंता की बात तो है, मतलब राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है। और राहुल गांधी, ये तो 2024 की बात थी, 2024 के बाद से इधर जिस तरीके से राहुल गांधी ये वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए हैं, इसमें चाहे कोई कितना भी डिफेंड करे, लेकिन यह एक बड़ा मुद्दा बन गया। इसकी वजह एक और है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि मुझे एक मेरे दिमाग में संदेह हो जाए कि मेरा वोट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है जी। जिस दिन ये दिमाग में हमारे बैठ जाएगा, उस दिन लगेगा हाँ ये बात सही करा, भले वो सही राहुल गांधी सही न कर रहे हो, ये बार बात कह कर बार बार कह करके उसको वो आपके दिमाग में ये बहुत शुक्रिया आपका देव कि राहुल गांधी कुछ न कुछ तो है। ऑलराइट, वीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, राहुल गांधी के लगातार आ रहे इस तरह के स्टेटमेंट्स और उत्तर प्रदेश में वोट रक्षक, वोट योद्धा, न्याय योद्धाओं की जो तैयारी चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिहार से इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ सबक लिया है? ब्रजेश जी, देखिए, एक विपक्ष ने कुछ माहौल बनाए। 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया, उसके बाद फिर अब एक वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। लगातार वो अपनी बात को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, जिसमें राहुल गांधी शीर्ष नेता के तौर पर हैं। लेकिन राहुल गांधी देश में चाहे जितने बड़े नेता बन गए हों, अभी उत्तर प्रदेश में उनकी वो स्वीकार्यता नहीं है जो स्वीकार्यता यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी की पीठ पर लदकर प्राप्त कर सकते हैं। अभी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास वो जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है जो समाजवादी पार्टी के पास है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस मोदी और योगी की जोड़ी को हराने का अभी उत्तर प्रदेश में उसके पास इतनी ताकत नहीं आई है। इसीलिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में वो मजबूत हैं। उनके मुद्दे जरूर बड़े हैं और उन्होंने अपने मुद्दों को जनता के बीच समझाया है। भाई, अगर बीजेपी देखो तो 40-45% वोट मिलता है, बाकी तो उसके खिलाफ है वाला वोट है, तो 50-60% आदमी तो मान ही रहा है कि बीजेपी गड़बड़ कर रही है। अब यह कि वोट बिखर जाता है और बीजेपी की वोट एकजुट है, वो जीत जाती है। तो ये विपक्ष तो अपने उद्देश्य पर, अपनी लाइन पर लगातार चल रहा है और कहते हैं कि राहुल गांधी कामयाब हो जाते, लेकिन चूंकि कांग्रेस के पिछले इतने सारे मामले हैं, आप कह सकते हैं कि पाप हैं, चाहे वो बीजेपी उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन सब की वजह से राहुल गांधी भले कोई भ्रष्टाचार नहीं किए सरकार में रहे, लेकिन वो उतनी तेजी से कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और मोदी और योगी, अभी उनकी जोड़ी तो चली रही है, उनका तीसरा टर्म है, योगी का दूसरा टर्म है। हिंदुत्व का उनका अपना एजेंडा है, उस पर वो कामयाब है। तो मुद्दे तो विपक्ष ने जिंदा कर रखे हैं, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। देखिए, राहुल गांधी को पहले बीजेपी वाले पप्पू कहते थे, अब तो नहीं कहते, अब तो डराए गए कि पप्पू कहो तो और नुकसान हो जाए। तो राहुल गांधी मजबूत तो हुए हैं, देश में एक आवाज़ उनकी बनी है। अभी वो नाइट्रोजन बम छोड़ेंगे, हाइड्रोजन छोड़ेंगे, परमाणु छोड़ेंगे, उसको लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तो थोड़ा लीक से हट जाती है। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा वो कहते हैं ना कि वो ओवर थिंकिंग या ओवर स्मार्ट बनने लगती है कि हमें 200 सीट चाहिए, हमें 150 सीट चाहिए, हम बसपा गठबंधन कर लेंगे। वहाँ पर जो ये ब्लैकमेलिंग की स्थिति है, उनके गठबंधन को कहीं कामयाब नहीं होने देती है। वो अपने साथियों पर भरोसा नहीं कर पाते। कांग्रेस को
अखिलेश यादव के साथ अगर उनका गठबंधन है तो वो अपने नेताओं को कहें कि कहीं इसके खिलाफ बोलो ना, और अगर गठबंधन नहीं रखना है तो भाई बोलो जी। फिर उसका मजा भी मिलेगा, परिणाम आएगा। तो जी वीरेन जी, तो एक चीज जरूर कहूंगा जी, कि भाजपा सतर्क हो जाए, समझदार हो जाए। लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड आया था यूपी में हार का, अभी वो उसको बहुत बदल नहीं पाए हैं। अभी समय है, बीजेपी रोक सके तो रोक ले, क्योंकि वो जो माहौल बना था उसमें कोई बहुत इम्प्रूवमेंट बीजेपी नहीं कर पाई है, और इस चीज के लिए उसको अभी जमीन पर और काम करना होगा। वैसे चुनाव तो देखिए, गांव वाले चुनाव तो लाठी और पुलिस के दम पे जीते जाते थे, वोट चोरी वाला मामला अब आया है। लेकिन एक चीज कहेंगे जी, कि सबका साथ सबका विकास का नारा उत्तर प्रदेश में चरितार्थ हुआ। अगर विपक्ष पर लाठियां बरसाई योगी सरकार ने तो एबीवीपी वाले भी लाठी से बच नहीं पाए हैं। तो मामला बराबरी का रखा है सरकार ने, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और नहीं, आज तो गाजीपुर में मार मार के लाठी एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, और अब देखिए, दोपहर तक तो पुलिस कह रही थी लाठी चार्ज, कुछ हुए नहीं पिटाई, और अभी मैं आ रहा था यही तो डिबेट पे तो मामला है पता ना, चला कुछ एक सस्पेंशन हुआ है कि सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास इसी को कहते हैं। देखिए, कंक्लूड करें वीरेन जी प्लीज। कांग्रेस कहती है कि महाराष्ट्र में 64 लाख वोट बढ़ गया, बिहार में 57 लाख वोट कट गया। महाराष्ट्र में वोट बढ़ेगा, पूरे देश से लोग वहां पर जाते हैं रोजगार के तलाश में, यूपी बिहार, और तो वहां रुक गए, उनका वोट बन गया। यूपी बिहार में लोग गए, उनका वोट कम हो गया, यहाँ वोट कट जाएगा। थोड़ा लॉजिक है, लेकिन नेताओं के हालात पर कुमार विश्वास का एक शेर है, मैं नहीं कहता, उन्होंने कहा है, सुनिएगा, कि कोई सदियों छले, कोई सदियों छले नाम लेकर अपने परिवार का, और कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म सरकार का, और कोई सबको चोर बताकर खुद ही राहजनी पर है, और कोई रखे धरनों का पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर, वाणी पर पहरे गर्दन पर चाकू है, और लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए। उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, जब आपके पास सबूत हैं, आपके पास दस्तावेज हैं, प्रमाण हैं, तो उसको पब्लिक डोमेन में लाकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ब्रजेश जी, ये जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पत्रकारों को बुलाकर उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर सबको बताया कि ये वोट चोरी हुई है, वो सबूत देना ही था। तो हाइड्रोजन बम वाली कब है उसके प्रेस बाद कॉन्फ्रेंस? सुन लीजिए, उसके बाद उन्होंने जिनके नाम इन्होंने बिहार में काट दिए ये कहते हुए ये मर गए हैं, उनके साथ बैठ के चाय पी। तमाम पत्रकारों ने दिखाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन पत्रकारों का जिनके खिलाफ बिहार में रिपोर्टिंग के नाम पर एफआईआर करके उनको डराया धमकाया जा रहा है, और दुर्भाग्य है कि पत्रकार लॉबी उनके साथ नहीं खड़ी हो रही है। जबकि मैंने तो सुना है पत्रकारों के भी बड़े एसोसिएशन है, लेकिन आज जो लोग जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमाम राज्यों में एक सच्ची रिपोर्टिंग करने के नाम पर एफआईआर दर्ज की जा रही, ईडी सीबीआई के छापे डाल के उनको डराए जा रहे हैं, ये पत्रकार एसोसिएशन खड़ा नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना है। मैं और बता रहा हूं अभी, और थोड़ा सा इस राउंड में एटम, वक्त आपने कम है, हाइड्रोजन बम कंप्लीट के वहां कम लूंगा टाइम। एटम बम का असर क्या हुआ, पूरे देश में छोटे बच्चे से लेके सब लोग ये मान गए कि हाँ, ऊंट चोर गद्दी छोड़। हाइड्रोजन बम आएगा तो ऊंट चोर को गद्दी तो छोड़ना क्या पड़ेगा। मैं जान सकता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी? प्रेस एक हफ्ता, कॉन्फ्रेंस दो नहीं हफ्ता? नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा ये मैं नहीं जानता हूं, ना मेरे अधिकार में है। Alright, राजीव- लेकिन डर देखिए, रियाज। एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा सा आज रुक जाओ, फिर किसी दिन समय दे दूंगा वायदा। 5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड। राहुल गांधी जी रायबरेली जा रहे थे, भाजपा ने अपने मंत्री को उतार दिया उनका राह रोकने के लिए, नहीं रायबरेली मत जाओ। और मोदी जी बनारस आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को हाउस अरेस्ट कर लिया। बनारस में जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं सबके घर पुलिस पहुंच गई, सबको हाउस और अरेस्ट कर समाजवादियों लिया। के घर तो ये नहीं जा डर रही। किसका है?
ये डर कौन रहा है? ये डर जो थैंक यू मोदी पांडे जी, शुक्रिया। और भाजपा के क्रियाकलापों Thank you, से धन्यवाद। दिख रहा है। Thank you, एटम बम का वो धन्यवाद। असर है, हाइड्रोजन बम आएगा, धराशायी थैंक हो यू। जाएंगे। ये सपा वालों के घर तो पुलिस नहीं जाती। बहुत से लोग नजरबंद किए गए हैं। कोई आपका बचाव नहीं किया उमाशंकर ने। पूछिए उमाशंकर जी से। वो सक्षम है, वो बोलेंगे। हम एक है, हमारा गठबंधन 2004 अरे आप सनातन से अटूट। संस्कार लेते हो ना, फराज किदवई। सनातनी है, पैदा वहीं हो गए, सबको अपने धर्म से। ऑल राइट, ओपी सिंह जी मुझे बताइए कि अब ये कह रहे हैं कि बहुत वक्त नजदीक है, बहुत जल्द एटम हाइड्रोजन बम का विस्फोट होगा। जी, ब्रिजेश जी, आपके डिबेट में हाइड्रोजन बम की ही चर्चा है और इसी को लोग कहते हैं बनर घुड़की। बनर घुड़की तो आप जानते हैं ना, ये बनर घुड़की है। इनके पास कोई अगर सबूत होता तो ये अब तक मानते नहीं, ये जनता के सामने ला देते। और आपको जो आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आज राहुल गांधी एंड कंपनी ने, ईडी गठबंधन ने किस प्रकार से रायबरेली में इन्होंने सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई। वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव दो तरफ, बीच में राहुल गांधी, और उस पोस्टर में लिखा है कि यही ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप अवतारी समझिए पुरुष कि कौन लोगों है? के अंदर सर, जब बीच इतनी में। हास्यता अवतारी पुरुष सर, की बात बीच में नहीं। थोड़ा की टाइम है है, आज बीच कि में। ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश। आप बताइए, आपको कोई डर तो नहीं है? मुझे साफ साफ बता दो, आपको कोई डर तो नहीं लग रहा कांग्रेस पार्टी हाइड्रोजन बम फोड़ेगी तो? जी, आपको कोई डर तो नहीं लग रहा? मैंने बताया तो बंदर घुड़की क्या फोड़ेंगे? बंदर घुड़की ये है। अपनी पार्टी फोड़ेंगे, अपना ईडी गठबंधन फोड़ेंगे। थैंक यू सर, ऑल राइट। कुछ नहीं। फराज किदवई, मुझे आप बताइए कि इनके हाइड्रोजन बम पास जो फोड़ने की बात चल रही है, अपनी पार्टी- क्या समाजवादी पार्टी को भी अपनी इसमें पार्टी विश्वास में लिया गया और है ईडी कि गठबंधन राहुल गांधी के को पास तोड़ने कुछ के अलावा एविडेंस इनके हैं, पास कुछ आप लोग लूप में हैं, जानकारी में हैं? और दूसरा ये श्रेय उमाशंकर बार बार खुद को ले रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो छापे हमारे यहाँ पड़ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं तो रास्ता हमारा रोका जा रहा है। जब मैंने कहा आपको डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, चुप रहना पसंद किया। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बार बार ये बोला है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और भारत में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बढ़िया चल रहा है और चलेगा। अगर आप उसमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसमें मेरे successful कोई हो। दिलचस्पी किसी को लड़ाने आप में सुनिए। नहीं है। ये आप लोगों सुनिए। के मन में मेरा डर है जो बैठा है, जो बोल रहा है लड़ न जाए, लड़ न जाए। आप अरे सुनिए। वोट चोरी ओम प्रकाश सिंह का, वो मैं क्या करूं? आप सुनिए, आगे सुनिए। अभी वीरेंद्र जी की आपने एक बात नहीं सुनी, उन्होंने कुछ बोला, बहुत अच्छा वो एनालिसिस करते हैं, कुछ बोला ना कि पीठ पे लदने वाली बात हमारी और कांग्रेस पार्टी को। असलियत में बचपन में हम लोग, उसको याद आया, बचपन में हम लोग के एक सीरियल आता था विक्रम वेताल। तो भारतीय जनता पार्टी वो वेताल है कि जिस विक्रम के ऊपर लद जाए उसका समझ लिए बट्टा बंटा धार है। अभी आपके ऊपर किसका लदान चल रहा है आज? अरे सर सुनिए, तो हमें तो बड़ी हमदर्दी है अपने दुबे जी से, आरएलडी के जो हमारे भाई हैं। अच्छा, लेकिन अब वो वेताल इनके कंधे पर लद गया है, वैसे ही जैसे ये तो पार हो गए। सुनिए, अरे सर सुनिए, तो भारतीय जनता पार्टी जिसके कंधे पर लदी उसका सर्वनाश किया है। आप देखिए जनता दल यूनाइटेड, ऑन अ सीरियस नोट, नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चुनाव लड़ते थे तो उनकी कितनी सीटें थी? आज नंबर 3 पर आ गए हैं। और कैसे आ गए हैं? क्योंकि चिराग पासवान जी को पिछले चुनाव में सर, पर भारतीय जनता आपको पार्टी ने आरएलडी को इस्तेमाल किया। अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बढ़े, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, लखनऊ में मिनिस्टर बने। नहीं, दिल्ली में मिनिस्टर बने। हमारा आपको जलन हो सकती है आरएलडी से। देखिए, खाली एक राय दे सकता हूं मैं कि चौधरी आपके साथ रहते क्या पाते? सर सुनिए, तो बात पाने की नहीं है, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को गिरवी ना रखें, बस मेरा ये बड़े भाई से निवेदन है। क्या गिरवी रखे हो? बोलो। ब्रजेश जी, बड़ा लेक्चर दे दिया इन्होंने तो आपको। वो लेक्चर दे रहे थे जब पार्लियामेंट में चौधरी साहब को भारत रत्न मिला था तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे। इनको चौधरी साहब से कितनी हमदर्दी है, ये उस पर जो है धन्यवाद भी इन लोगों ने नहीं दिया था, ये कि जो है चौधरी साहब को भारत रत्न दे करके बड़ा अच्छा सराहनीय काम हुआ है, उसका भी विरोध हुआ था। तो इनसे चौधरी साहब के बारे में बात ना ही करें तो बहुत अच्छा है।
ये आपसे जो सिंपैथी रख रहे हैं उसका क्या करना है? अरे सिंपैथी तो सदा सहता होती ही है, हमें उनसे है कि वो जो है गलत जगह बैठे हैं, इधर आ जाएं, हम लोगों के साथ आ जाएं, उसमें कौन सी बात? सपा वाले नहीं कि हमारे साथ आ जाएं, इनसे फराज भाई से क्या? आप तो खैर कहीं भी जा सकते हो, आपका क्या है? हम तो वो तो सब वो हमें कहें, हम उन्हें कहें, हम अपना दल बढ़ाने में लगे हैं, वो अपना लगे, ये तो एक आप प्रक्रिया तो है। देखो बढ़ गए। अच्छा राजीव रियाज, क्या बताओ, क्या राष्ट्रीय लोकदल क्या डबल बेनिफिशियरी पार्टी है? देखिए, अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसके बारे में हम क्या कहें, पूरा इतिहास गवाह, इतिहास उठाकर देख लीजिए। जहां सरकार होती है वहां ये हमारे ये साथी होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या कहें? हमसे तो हमारा सवाल कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, दुश्मनी करवा देंगे हमेशा के लिए आप। नहीं तो फिर ये क्यों कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? नहीं तो आप देखिए ना, अब नहीं, क्या मेरे कहने पे बहुत थोड़ी बोल रहे हो, तो आप अपने मन से बोल रहे हो। जी, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बड़े सॉफ्ट लफ्जों में ये अर्ज कर देना चाह रहा हूँ कि सब चीजें, सब कुछ, दुनिया पागल नहीं है, सब देख रही है, सब समझती है, और ये बहुत दिन तक बेवकूफ बनाने का सिलसिला अब खत्म होने वाला है। 15 साल हो गए। जब आपके ऊपर संकट आया था तब भी हम ही खड़े हुए थे। जब आपके ऊपर संकट आया था अनिल दुबे आपको जवाब दे रहे हैं क्या? और उसके बाद अनिल भाई उनके साथ खड़े हुए जिन्होंने हमारे नेता को जेल में डाला, जेल में जहर पिलाने का काम किया गया। आपके साथ भी हम ही खड़े हुए थे जब पूरे देश में कोई नहीं तो खड़ा उसके हुआ। बाद सुनिए तो क्या कह रहे हैं राजीव रियाज, इन्होंने तो आपको जबरदस्त जवाब दिया, आपकी तो बोलती बंद हो गई सर। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, अब आप हमारे साथ थे, लेकिन आपने मौका देखते ही पाला बदल लिया। आपको तो ये चाहिए, जब आपको जरूरत थी, आप जब संकट में थे, तो माननीय जयंत चौधरी जी ने ही खड़े होकर के आपको साथ दिया। आपको इस तरह की बात करने से बचना चाहिए, आप कम से कम अपने नेता से पूछ लिए होते। हम भी, अच्छा, अंदर बात होती है, मुश्किल दौर में आपके साथ खड़े हो जाएंगे अनिल भाई, हम भी आपके अध्यक्ष के साथ मुश्किल दौर जब आएगा तो हम खड़े होंगे उनके साथ, व्यक्तिगत रूप से आएंगे हम उनकी जो आपको समस्या आप भाई, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित वंचित तबके मतलब के लिए काम करते हैं, उसमें हमें किसी गरीबों की, सर्टिफिकेट वंचितों की, जरूरत दलितों की पार्टी से इनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रियाज जी, बात खत्म है, यही कहना चाहते हैं दुबे जी? नहीं, देखिए, उस पर ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, पता लगा मामला आगे बढ़ गया, हमारी जो है इतना खौफ में आप सब लोग बैठते हैं, पता नहीं किस बात का डर आप सब में बैठा हुआ है। जो है हम लोग सब जो है इकट्ठे हो जाएं, ये कुछ पता नहीं है ना। थैंक यू। हाँ, ये सब तो है, आप लोग कब किसके ऊपर बेताल बन जाए, कौन विक्रम, पता नहीं रहता। ओके, तो हमारी जगह एकदम तय है, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक, जिसको आना होगा वो इस तरफ आएगा। हाँ। ठीक बात है। तो देवकी नंदन जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह का अभियान चला रहे हैं उसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है और चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा खराब हो रही है? बिल्कुल, चुनाव आयोग पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा है। और चुनाव आयोग, देखिए, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, उस सवाल का समाज के जो विभिन्न लोग हैं, पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी उनकी सहयोगी है, वो साथ देगी, राजद तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, उनके साथ देंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं, समाज के दूसरे तबके के लोग हैं, वो सारे लोग इस पर, चुनाव आयोग पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। उनकी जो प्रतिष्ठा है बुरी तरीके से धूमिल हुई। और अब मुझे लगता नहीं है, मैंने जब से मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, करीब 22-23 साल हो गया मुझे इलेक्शन को देखते हुए, समझते हुए, इतना इलेक्शन कमीशन पर सवाल इससे पहले कभी नहीं खड़ा हुआ। देखिए, वोट में गड़बड़ी होती रही है, किसी एक लोकसभा में गड़बड़ी होती रही, बूथ लूट लिया जाता रहा, ये किसी एक विधानसभा लोकसभा में होता रहा होगा, किसी 2-4, 10-20-100 बूथ पर होता रहा होगा, लेकिन इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर, कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है कि एक पार्टी के लिए, ये शायद पहली बार आरोप लगा है। मेरी जो समझ है, मुझे लगता है आपकी भी यही समझ होगी, पहली बार इस तरह का आरोप लगा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो बेइज्जती हो रही है वो चुनाव आयोग की हो रही है। और दूसरी बात यह है, देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार उन्होंने कहा कि ये जितने अफसर बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, भले रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सरकार बनने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप देखिए राजीव कुमार कहाँ चले गए? राजीव कुमार देश में है ही नहीं, जब से इलेक्शन कमीशन से वो हटे हैं। सुशील चंद्रा कहाँ है? शुक्रिया सर, आपको बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद आज की परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार 5 बड़ी खबरों के साथ आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो बताएंगी कि आजम खां के निकलने से कौन इस वक्त राजनीतिक रूप से परेशान हो रहा है, राहुल गांधी का धमाका क्या है, संजय सिंह का आज श्रीनगर में हाई वोल्टेज
जो कुछ भी उनका आज गेस्ट हाउस अरेस्ट कांड हुआ उसके बारे में, और नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। एक छोटा सा ब्रेक, नमस्कार।